घर पे 3 ट्रक, पैसों की कोई कमी नहीं थी। बूढ़े माँ बाप ने दिनेश को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बना दिया था। अब किसी कंपनी ने मुंबई से ऑफ़र भेजा दिनेश के लिए। वहाँ पर दिनेश को फ्लैट और नौकरी के साथ साथ सारी सुविधाएं दी गई। दिनेश बहुत खुश हुआ। आया, घर पे बताया, अम्मा मेरी नौकरी लग गई है मुंबई में, मेरा बरसों का सपना पूरा हुआ, अब तो मैं मुंबई में ही जाके बसूँगा। तब बाबूजी कहने लगे, अरे यहाँ किस चीज़ की कमी है कि तू मुंबई जाकर बसेगा। अपने पास 3 ट्रक है, थोड़ी बहुत ज़मीन है, उसमें खेती किसानी करेंगे और उससे हमारा घर पहले भी तो चलता है जब मैं तुझे पढ़ा रहा था। कोई ज़रूरत नहीं है मुंबई जाने की, तू यहीं ठीक है। दिनेश कहने लगा, अम्मा तुम ही समझाओ ना बुढ़ऊ को, जब देखो तो मेरे किसी हर काम में मेरे टोकते रहते हैं। मैं तो पहले ही मुंबई चला गया होता, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं नहीं गया। तुम तो यही बोलती थी ना, पहले पढ़ाई पूरा करो, पढ़ाई पूरा करो। क्या इसी दिन के लिए मुझे इंजीनियर बनाया था कि मैं खेतों में काम करूं? नहीं, मैं मुंबई जाऊंगा। मेरा सपना है कि मैं शहर जाऊं, मुझे जाने दो। तब अम्मा कहती है, दिनेश के बाबूजी, जाने दो ना, उसका मन है तो जाने दो, कुछ दिन रहेगा, वैसे भी वो हम लोगों के बिना कितने दिन रह पाएगा और वापस चला आएगा। दिनेश के बाबूजी की बीड़ी सुलगाते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम्हारा इतना मन है तो तुम जाने दो, तुम जो करती हो ना तुम ही जानोगी। इस तरह से थोड़ा भड़कते हुए दिनेश के बाबूजी दूर जाके बैठ जाते हैं। दिनेश सारी तैयारी करता है और दूसरे दिन फटाफट बम्बई निकल जाता है। बम्बई में जाता है, फ्लैट व्लैट सब कुछ तो उसको मिल ही जाता है आराम से। दूसरे दिन ऑफिस भी पहुंच जाता है। ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां रहती हैं, सबको हाय हेलो नमस्ते करता है, लेकिन वो हिम्मत करके एक लड़की से बातें भी करने लगता है। हाय मेरा नाम दिनेश है। वो लड़की भी देख के मुस्कुराती है और कहती, हाय मेरा नाम प्रियांशी है और मैं आपके बराबर की पोस्ट में ही हूँ। दोनों हाथ भी मिलाते हैं। लंच टाइम में फिर दोनों बातें करते हैं। हेलो प्रियांशी, कैसी हो? दिनेश कहता है। प्रियांशी बोलती है, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हो? दिनेश कहता है, आपके घर में कौन कौन है? प्रियांशी कहती है, मेरे घर में हम 3 बहनें ही हैं और हमारा कोई भाई नहीं है। 2 बहनों की शादी हो गई है और मैं सबसे छोटी हूँ। दिनेश कहता है, मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता कोई नहीं है, इसीलिए मैं इस दुनिया में अकेला ही हूँ। दिनेश की बातें सुनकर प्रियांशी को थोड़ा हमदर्दी और हो जाती है। ऐसा क्यों बोलते हो, अब तो पढ़ लिख के तैयार भी हो गए हो और फिर ऑफिस में हम सब हैं ना। दिनेश कहता है, थैंक यू। इस तरह से दिनेश और प्रियांशी की बातें होती रहती है। दिनेश प्रियांशी के घर पे भी आना जाना हो जाता है। एक दिन दिनेश कहता है कि मैं सोचता हूँ कि कोई शहर की लड़की से ही शादी कर लूँ और यहीं शिफ्ट हो जाऊँ शहर में। अब तो मेरे पास नौकरी भी है, फ्लैट भी है। प्रियांशी कहती है, अच्छी बात है, करना ही चाहिए, अभी तो कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो शिफ्ट ही हो जाओगे। दिनेश कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो, मुझसे शादी करोगी प्रियांशी? प्रियांशी भी मन ही मन पसंद करने लगी थी दिनेश को और दिनेश अच्छा भी व्यवहार करता है उन लोगों के साथ, घर में आना जाना भी। तो इसी तरह से प्रियांशी के मम्मी पापा भी उसे पसंद करने लगे थे। प्रियांशी तुरंत हाँ बोल देती है, कोई बात नहीं दिनेश, हम जल्दी ही सेटल हो जाएंगे शादी करके। इस तरह से प्रियांशी हामी भर देती है। दोनों की तुरंत शादी हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सरल तरीके से शादी होती है। दिनेश प्रियांशी को अपने फ्लैट में लेकर जाता है। प्रियांशी भी अपने ही फ्लैट से जाने लगती है नौकरी पर। दोनों साथ ही उसी ऑफिस में जाया करते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद, जैसे ही 1-2 महीने निकलता है, प्रियांशी पेट से हो जाती है। दिनेश कहता है, प्रियांशी अभी तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम नौकरी छोड़ सकती हो, अब मैं इतना कमा ले रहा हूँ कि तुम्हारा और अपने घर का खर्च आराम से चला लूँगा। प्रियांशी को भी लगता है कि मुझे नौकरी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, दवाइयाँ हैं, चेकअप के लिए भी जाना है। तो बॉस भी बार बार बोलता है कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा, काम के पैसे देता हूँ, छुट्टियाँ मारने की नहीं। इसीलिए प्रियांशी नौकरी छोड़ देती है और घर पे ही रहकर घर संभालती है और अपने सेहत का ध्यान रखती है। समय बीतता है, प्रियांशी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। दिनेश भी अपनी लाइफ से बहुत खुश रहता है। इधर माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। 3 साल हो जाता है दिनेश को यहाँ से गए हुए। एक दिन बुढ़िया कहती है
कि सुनते क्यों नहीं दिनेश के बाबूजी। कुछ खबर नहीं आई दिनेश का। 3 साल हो गया, पता नहीं किस साल में होगा। मुझे ज़रूर लग रहा है कि दिनेश किसी परेशानी में है, नहीं तो वैसे थोड़ी ना हम लोगों को भूल जाता। कुछ तो फ़ोन करता, पता देता। दिनेश के बाबूजी कहते हैं, अरे तू चुप कर बुढ़िया, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कैसा लड़का है, शहर शहर शहर। उसे पता है कि जब भी वो यहाँ बात करेगा तो उसे हम लोग बुला लेंगे, इसीलिए वो हम लोगों को कोई खबर दे नहीं रहा है। उसे कुछ नहीं हुआ है, रहने दो उसे कुछ सालों तक, उसका पेट भर जाएगा तो खुद ही वापिस आएगा। तब बुढ़िया कहती है, अरे तुम ऐसे ही हो दिनेश के बाबूजी, तुम क्या जानो, मेरा एक ही तो बेटा है। उस दिन को तुम याद करो जब मेरी पहली औलाद हुई थी और वो तुरंत ही इस दुनिया से चल बसी थी। फिर 5 साल बाद दिनेश आया था। डॉक्टर तो कह दिया था कि अब कोई आशा ही नहीं है माँ बनने का, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि दिनेश आया। फिर उसके बाद से तो डॉक्टर ने साफ ही मना कर दिया कि अब कोई चांस भी नहीं है, नहीं तो माँ और बेटे दोनों को तकलीफ़ होगी। तुमने भी बहुत सोच समझ कर फैसला लिया, बोला अब ठीक है, लेकिन तुम बीड़ी का सहारा ले लिए। देखो उसी टाइम से तुम चिंता में रहने लगे थे और दिनेश को कितना प्यार करते हो, मेरे सामने ऐसे ही बातें करते हो। इतना कहते हुए बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। तब दिनेश के बाबूजी कहते हैं, अरे तू चिंता मत कर, चुप कर, आँख टपकाने लगती है छोटी छोटी बातों में। चलता हूँ ना, चल चलते हैं मुंबई, देखते हैं मुंबई में क्या है, कहाँ है दिनेश, ढूंढ के लाते हैं। तैयारी बना ले, कल सुबह ही चलते हैं। इतना कहकर दिनेश के बाबूजी बीड़ी सुलगाते हुए किनारे बैठ जाते हैं। बुढ़िया खुशी खुशी अपने मुंबई जाने की तैयारी करने लगती है। इधर दिनेश जब शाम को वापस आता है घर में तो उसके हाथ में एक नई चाबी होती है। चाबी लहराते हुए प्रियांशी से कहता है, प्रियांशी देखो ये क्या है। प्रियांशी कहती है, चाबी है, पागल हो गए हो क्या। दिनेश कहता है, ये चाबी नहीं, एक सरप्राइज़ है। प्रियांशी कहती, कैसी सरप्राइज़। दिनेश कहता है, मैंने एक फ़्लैट बुक किया है, चलो अभी फ्लैट में चलते हैं, तुमको नया फ्लैट दिखाने। प्रियांशी कहती, मजाक क्या कर रहे हो। दिनेश कहता है, सच्ची में चलो ना मेरे साथ। दिनेश प्रियांशी को फ्लैट दिखाने लेके जाता है और बताता है कि इन 3 सालों में मैंने कुछ पैसे सेविंग किया था, तुम्हें तो पता ही है। वो पैसे मैंने बैंक में डिपॉजिट करके वहाँ से लोन लिया है और ये फ्लैट का अभी लोन चलेगा। हाँ, ये फ्लैट अभी हम लोग किराए पर दे देंगे और इसका जो भी किराया आएगा उसका हम लोग किस्त भरते रहेंगे। कैसी रही आइडिया। प्रियांशी बोलती है, आइडिया तो बहुत अच्छी है। इस तरह से दोनों घर में वापस आते हैं। दिनेश कहता है कि देखो कल सुबह की ही तुम किसी न किसी किराएदार को ढूंढना स्टार्ट कर देना। जितना जल्दी ये फ्लैट किराए से जाएगा हमारा फ्लैट का लोन उतना जल्दी ही भरेगा। प्रियांशी कहती है, बाबा सुबह तो होने दोगे, अभी खा पी के सो जाओ। दूसरे दिन सुबह दिनेश को चाय नाश्ता उसका टिफ़िन तैयार करके रेडी होती है। तभी दिनेश कहता है कि मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ प्रियांशी, लेकिन तुम वो काम भूलना मत। प्रियांशी कहती है, पक्का नहीं भूलूंगी, तुम अभी ऑफिस तो जाओ। दिनेश के जाते ही प्रियांशी फ़ोन उठाती है और पहले सोचती है कि अपने घर में तो खबर दे दूं कि दिनेश ने एक नया फ्लैट लिया है। इस तरह से प्रियांशी अपने मायके में अपनी बहन और अपनी मम्मी को खबर देती है कि हम दिनेश ने एक नया फ्लैट ले लिया है। फिर प्रियांशी वही फ़ोन करते करते घर से बाहर निकलती है कि कोई किराएदार मिलेगा, देखो आस पड़ोस किसी से बात करेगी। तभी उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना अपनी सहेली काजल को भी बता दूं कि मैंने एक फ़्लैट लिया है। वो काजल को फ़ोन लगाकर कहती है कि काजल, दिनेश ने एक फ़्लैट लिया है। काजल कहती है, बहुत अच्छा, बधाई हो। फिर वो कहती है कि काजल, मुझे कोई भाड़ोतरी चाहिए, मुझे ये फ़्लैट को किराए से देना है, तभी तो हम लोग लोन भर पाएंगे। यार अभी ये फ्लैट जो है ना लोन से है, पूरा परफेक्ट अपना नहीं हुआ है, लोन भरने के बाद ही अपना हो जाएगा। काजल कहती, हाँ मैं तुझे बताना ही भूल गई थी, टाइम नहीं मिला, मैं तुझे किराएदार दे सकती हूँ, मेरे पास एक अंकल और एक आंटी ठहरे हुए हैं। प्रियांशी बोलती है कि अंकल आंटी तेरे पास कहाँ से आए और वो कौन है। काजल कहती है कि मैं गाँव गई थी, तुझे बताना ही भूल गई, वहाँ पर मुझे कुछ अर्जेंट था तो मैं जल्दी जल्दी में चली गई। वापस आते समय मैंने देखा कि मुंबई की ट्रेन में एक बुढ़िया और बूढ़े 2 बुजुर्ग लोग बैठे थे। वो दोनों बहुत ही सामान्य तरीके से, सरल विचार से सबसे बातें करते थे। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो लोग मुंबई स्टेशन पर उतरे और एक ऑटो वाले से पूछने लगे कि भैया मुझे किराए से कोई मकान मिलेगा, तब वो रिक्शा वाला उनसे मजाक में कहने लगा कि अरे हम तो सुबह से भाड़े के लिए भटक रहे हैं, हमें कोई
ऑटो का भाड़ा नहीं मिला, तुम्हें कहाँ से मकान मिल जाएगा? और वैसे भी तुम्हें मकान कौन देगा? तुम लोग तो वैसे भी कोई आतंकवादी लगते हो। जाके कहीं रोड के किनारे बैठ जाओ, 2 पैसे मिलेगा, शाम को खा लेना। इस तरह से बोलकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैंने देखा था कि वो ट्रेन में बहुत ही सरल तरीके से बैठे थे। मुझे उन पर दया आई और मैं ऑटो वाले के पास जाकर उसे बहुत डांटी। बोली, तुम इस तरह से बातें करते हो बदतमीज़। लोगों ने कहा था कि ऑटो वाले ख़राब होते हैं, लेकिन मैंने आज देख भी लिया, तुम तो सच में बदतमीज़ हो। किस तरह से बात करते हो? तुम्हारे घर में माँ बाप नहीं है क्या? बुजुर्ग नहीं है क्या? मैंने उसको बहुत डांटा और फिर उन दोनों को मैं अपने घर पे लेके आई हूँ। अब उन्हें एक कमरा चाहिए किराए से, तो तुम कहो तो मैं अभी लेकर आऊँ। प्रियांशी कहने लगी कि ठीक है, तुम लेकर आओ। काजल उन दोनों को लाती है। प्रियांशी अपना कमरे का किराया जो उन लोगों को दिखाती है। वो लोग उस मकान में रहने लगते हैं और उनसे कहते भी हैं कि देखो, मुझे इसका 5,000 चाहिए किराया, हाँ, और मैं ले लूँगी, जल्दी सुबह ही ले लूँगी। इस तरह से काजल बहुत खुश होती है कि इन बुज़ुर्गों के लिए कम से कम अपना घर ही तो मिल गया। सहेली का घर है तो अपना ही है, और अपने घर चली जाती है। प्रियांशी भी बहुत खुश होती है कि चलो ज़्यादा मगजमारी नहीं करना पड़ा, तुरंत ही किराएदार मिल गए, अब तो हमारा सब कुछ अच्छे से सेट हो गया है। बहुत खुश थी। इधर उसका बेटा भी 2.5 साल का था और अपने बेटे के साथ घर में आई। शाम को जब दिनेश घर पे आया तो पूछने लगा कि काजल, कोई तुमको किराएदार मिला? किसी से बात की? प्रियांशी कहने लगी, अरे मैंने तो किराएदार रख भी दिया है, क्या बात करते हो? दिनेश कहता, इतना जल्दी किराएदार तुमने ढूंढ लिया है? रे बा, तुम तो मेरे से भी फास्ट निकली। प्रियांशी कहती है, अरे वो तुम पता नहीं कितना दिन लग जाता, लेकिन वो सारी बात बताती है कि मेरी सहेली ने ऐसा ऐसा किया है। इस तरह से दिनेश कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी सहेली ने करवाया है तो काजल के हस्बैंड वकील भी हैं, सोच समझ के ही करवाए होंगे, अब टेंशन नहीं। तुमको पता है ये मुंबई शहर है, यहाँ पर कुछ फ्लैट लूट भी लेते हैं और समझ में नहीं आता। अच्छा है बूढ़े बुढ़िया हैं वो लोग, कोई इधर उधर का तीन तिकड़म नहीं करेंगे, लेकिन तुम भाड़ा ले लेना काजल, एडवांस में 1 महीने का ले लेना। यहाँ पर तो एडवांस में लेते हैं और डिपॉजिट भी जमा करवाते हैं। काजल कहने लगी, वो प्रियांशी कहने लगी कि उनके पास एडवांस तो नहीं होगा, मैं उनसे कल का कल ही ले लूँगी, बोल के आई हूँ। इस तरह से दूसरे दिन सुबह ही प्रियांशी गई और कहने लगी कि मुझे 5,000 रुपये एडवांस में दे दो, नहीं तो हम लोग ये किसी और को मकान दे देंगे। बुढ़िया कहने लगी कि बिटिया ऐसा मत करो, हम दे देंगे, आज शाम तक मुझे टाइम दो, मैं दे दूँगी। प्रियांशी कहने लगी कि हाँ, ज़्यादा अब रिश्ते बनाने की ज़रूरत नहीं है, किराएदार हो, किराएदार की तरह रहो, मुझे सिर्फ तुम लोगों से भाड़े से मतलब है। इतना कहकर चली आई। तब बूढ़ऊ कहता है कि अरे बुढ़िया आ तो गई है यहाँ, क्या करें, 200 रुपये हैं, बेटे को ढूंढने के चक्कर में सब बर्बाद हो गया है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये निकाल के बाहर करेगी ये मैडम तो हम लोग कहाँ जाएंगे रहने। तब बूढ़ी माँ कहती है कि ठीक है, परेशान मत हो, ऐसा करो कि तुम चले जाओ और एक ट्रक बेच के चले आओ। दिनेश के बाबूजी सोचते हैं यही ठीक रहेगा, नहीं तो हम लोग ये घर भी छोड़ देंगे तो फिर कैसे ढूंढेंगे दिनेश को। वो जल्दी ही निकल जाते हैं और अपने गांव के स्टेशन में पहुंचकर वहां फ़ोन करते हैं। उन्होंने पहले ही एक आदमी को बोल दिया था कि मेरा ट्रैक्टर बेचकर मुझे पैसे दे देना। वो उन्हें स्टेशन में आकर पैसे देता है। वो तुरंत उसी समय गाड़ी में बैठकर रात तक अपने यहाँ मुंबई पहुँच जाते हैं जहाँ दिनेश की माँ को छोड़कर गए थे। अब यहाँ पर आकर वो पैसे दे देते हैं प्रियांशी को। प्रियांशी पैसे लेने के टाइम में एक बात कहती है कि देखो, कल हम लोगों ने पूजा रखा है और कल हमारा ये फ्लैट हमें खाली चाहिए। तभी दिनेश के बाबूजी कहते हैं कि फ्लैट खाली करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे रहने बेटा। प्रियांशी कहती है कि मैंने पहले ही कहा कि ज़्यादा रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पास में गार्डन है, तुम लोग गार्डन में जाके रहना और जब शाम को मेहमान चले जाएंगे तो आ जाना। और एक बात सुन लो, अगर मेहमान नहीं गए तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती का भगा नहीं सकती, फिर तुम लोगों को किसी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। इतना कहकर वो चली जाती है। इधर दिनेश की माँ कहती है कि ठीक है, कुछ तो भगवान करेंगे। फिर वो जाकर फ़ोन करती है अपनी सहेली को कि काजल, तुम कल मेरे घर पे आना, मैंने पूजा रखी है और मैंने सभी जगह फ़ोन कर दिया है, तुम ज़रूर आना। उधर से काजल कहती है कि मैं कॉल करने ही वाली थी तुझे प्रियांशी, क्योंकि मैं फिर से कल कहीं जा रही हूँ और हम दोनों लोग जा रहे हैं। और मेरी जो काम वाली है ना, तो उसको मैं सोची कि तू घर में ही रहेगी, लेकिन वो नहीं रहना चाहती, तो मैं तेरे पास चाबी देने ज़रूर आऊँगी, लेकिन तेरी पूजा में शामिल नहीं हो पाऊँगी।
तभी प्रियांशी के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो सोचती है क्यों ना मैं इन दोनों बूढ़े बुढ़िया को काजल के घर में रख दूं। फिर वो कॉल करती है कि काजल तू सुन ना, जो मेरे किराएदार हैं तो तुम्हें अपने घर में एक दिन के लिए रख ले, मैं पूजा करूँगी तो इन्हें कहाँ रहने दूँगी। इस तरह काजल कहती है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तू अपने किराएदार को मेरे फ्लैट में आराम से छोड़ सकती है, लेकिन मैं तेरे पूजा में नहीं आ पाऊँगी प्रियांशी, सॉरी। इतना कहकर काजल फ़ोन कट कर देती है। दूसरे दिन सुबह प्रियांशी अपने किराएदार को लेकर जाती है और उसे पता रहता है कि चाबी कहाँ रख के गई है। काजल बता के जाती है, इसीलिए वो गमले के नीचे से चाबी निकाल कर दोनों को कमरे के अंदर कर देती है और कहती है कि यहाँ पर किचन में खाना रखा हुआ है, तुम लोग खाना खा लेना, मैं बाहर से फ्लैट बंद करके जा रही हूँ। जब फ्लैट के अंदर बंद रहते हैं दिनेश के माता पिता, तो वो सोचते हैं कि ये दुनिया भी कितनी अजीब है, हमें किस तरह से फ्लैट में बंद कर दिया गया है। यहाँ के इंसान हम लोगों को, गांव वालों को क्या समझते हैं। क्या भरोसा नहीं था कि चाबी हमें दे दिया जाए, हम लोग कहीं भाग थोड़ी ना जाते। तब दिनेश की माँ कहती है कि कुछ दिनों के लिए तो रहना है, पानी है ना, पंखा चल रहा है ना, ठीक है तुम परेशान मत हो, हम लोग दिनेश को ढूंढ लेंगे, भगवान करेगा तो हम 1 ही महीने में दिनेश को ढूंढ के यहाँ से चले जाएंगे, हमें कौन सा शहर में घर बसाना है। इस तरह से दोनों आपस में बैठे बातें कर रहे थे। फिर दिनेश के बाबूजी कहते हैं कि कुछ खाने का है, लाई है। तभी दिनेश की माँ कहती है कि खाने के लिए किचन में होगा, काजल बिटिया बोल के गई है कि हम कुछ खाना रख के जा रहे हैं। दोनों किचन में से जाके देखते हैं कि सुबह जो नाश्ते में पराठा वो लोग बनाए थे वही थोड़ा पराठा बचा था। दोनों खाना खा लेते हैं। उन लोगों को न दिन में नींद आती न रात में, रात के 2 बज जाते हैं। दिनेश की माँ उसी तरह से बैठी रहती है और कहती है, ए सुनो दिनेश के बाबूजी, मुझे नींद नहीं आ रही इस बंद घर में, बड़ा ही अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग दुनिया के किस जगह में आ गए हैं। दिनेश के पिताजी कहते, तू ठीक ही कहती, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, मैं तो आने को भी नहीं तैयार रहा था, जो हुआ सब तेरी वजह से ही हुआ है। दिनेश की माँ कहती है, कह रहे तुम ऐसा क्यों बोलते हो, हमारा दिनेश इकलौता बेटा है, हमें उससे ढूंढना ज़रूरी है, अगर उसे कुछ हो गया इधर तो हम क्या करेंगे, कहीं का नहीं रहेंगे। दिनेश के बाबूजी कहते हैं, अब तो आ गए ना, अब तो ठीक है, तू चिंता मत कर, कहीं ना कहीं तो ढूंढ ही लेंगे। इस तरह से दोनों बातें करते करते करीब उनको सुबह में नींद आती है, दोनों की आंख लग जाती है। और जब सुबह के 9 बजते हैं, दरवाजे में थप थप की आवाज़ आती है। बाहर देखते हैं कि काजल खड़ी है। काजल बोलती है कि मैं आ गई हूँ, तुम दोनों को चलो तुम्हारे फ्लैट में छोड़ देती हूँ। काजल दोनों को गाड़ी में बैठा के जा रही होती है, तभी उन दोनों से बात करती है कि आंटी आप लोग यहाँ आए क्यों हो मुंबई में, आपकी कोई औलाद नहीं है क्या। तभी दिनेश की माँ कहती है कि बेटा हम लोग यहाँ अपने बेटे को ढूंढने आए हैं, मेरे बेटे का दिनेश नाम है, 3 साल पहले मेरा बेटा मुंबई आया और वापस नहीं गया, उसी को हम यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हैं। काजल कहती है कि तब तो आप लोग बड़ी परेशानी में हो, फिर आप लोग यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आए हो तो आप लोगों को भाड़े से घर लेने की क्या ज़रूरत थी, आप लोग क्यों किराया दोगे। तब दिनेश के बाबूजी कहते हैं कि हाँ बात तो सही है, कुछ ही दिनों के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन हम 1 महीने का किराया दे चुके हैं। काजल कहती है अगर आप लोगों ने किराया नहीं दिया होता तो मैं आप लोगों को अपने घर में ही रहने देती, हमारा इतना बड़ा फ्लैट है, आप लोग वहीं रह जाते। आप लोग इतनी बड़े मुसीबत में हो, अपने बेटे को ढूंढने आए हो, हमसे जो भी मदद हो सकेगी अंकल आंटी तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। आपके पास आपके बेटे की कोई फ़ोटो वगैरह है। तभी दिनेश की माँ कहती हाँ हाँ फ़ोटो है ना बेटा, चलो मेरे साथ, मैंने एक सामान रखा हुआ है वहीं फ्लैट में किनारे, उसी में मेरे बेटे की फ़ोटो है। काजल जाती है फ्लैट में, तुरंत दिनेश की माँ पोटली को खोलती है और फ़ोटो निकाल कर दिखाती है, देखो यही है मेरा बेटा। फ़ोटो देखकर काजल कुछ सोच में पड़ जाती है। उसे उस दिन याद आता है कि जब वो 3 साल पहले दिनेश को कोर्ट मैरिज के लिए लेकर गई थी। सेम दिनेश ऐसे ही दिख रहा था क्योंकि काजल का पति वकील है, उसी ने दोनों का कोर्ट मैरिज करवाया था। काजल सोचती है कि ये हो न हो दिनेश भी हो सकता है। इस तरह से बोलती है कि फ़ोटो थोड़ा टाइम मेरे पास रहने दो, मैं अपने पति को दिखाऊंगी और इसकी और कापियाँ निकलवा के आपके बेटे को ढूंढने की कोशिश करूंगी। तभी काजल देखती है कि फ्लैट में चारों तरफ बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है। काजल कहती है कि आप दोनों आराम करो, मैं अपने नौकर को भेजकर ये सारी सफाई करवा देती हूँ।
वो दोनों एक किनारे बैठ जाते हैं। काजल चली जाती है और घर जाकर सोचने लगती है कि ये है कौन। वो अपने पति को भी दिखाती है कि देखिए जी, ये दिनेश है क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। काजल का पति बोलता है, लग नहीं, ये तो सच में दिनेश है काजल। मुझे पक्का यकीन है कि ये दिनेश ही है, क्योंकि 3 साल पहले की फ़ोटो जब वो गांव से आया था तो ऐसा ही दिखता था। अब उसका 3 साल में रंग ज़रूर बदल गया है मुंबई में रह के। लेकिन ये दिनेश ने तो शादी करने के टाइम में बताया था कि मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर ये इसके माता पिता कहाँ से आ गए? इस तरह से वो दोनों बात कर रहे थे। फिर काजल ने कहा कि रुको, मैं अभी प्रियांशी को कॉल करती हूँ। काजल तुरंत प्रियांशी को अपने घर बुलाने के लिए कॉल करती है। प्रियांशी बोलती, यार मैं अभी कल ही पूजा से फ्री हुई हूँ, बहुत थकी हूँ, कुछ ऐसी बात हो ऐसे तो मुझे कॉल पर बता देना, मैं अभी घर में आने के लिए तैयार नहीं हूँ। काजल कहती, नहीं मैं नहीं बता सकती, तुझे मेरे घर ही आना पड़ेगा, मुझे कुछ दिखाना है तुझे। काजल की इस तरह से बोलने पर प्रियांशी कुछ मिनट के बाद उसके घर में पहुंच जाती है। तभी काजल कहती है कि प्रियांशी देख, तू अपना दिल थाम के बैठ, मैं तुझे कुछ दिखाने वाली हूँ, तू यकीन करे या ना करे, लेकिन सच तो यही है। काजल फ़ोटो निकाल कर दिखाती है और कहती है कि जिन लोगों को तूने अपने घर पे किराएदार के रूप में रखा है वो कोई और नहीं, दिनेश के माता पिता हैं। वो बेचारे बूढ़े माता पिता अपने बेटे को ढूंढने आए हैं। उनका कहना है कि उनका इकलौता बेटा ही उनका सहारा है। ये देख फ़ोटो। प्रियांशी फ़ोटो देखकर बिल्कुल उसके पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। कहती है कि काजल, अब मैं क्या करूं? दिनेश तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। जब वो अपने माता पिता को धोखा देकर मेरे पास रह सकता है तो मुझे कितना दिन साथ देगा? वो हो सकता है कभी मुझे भी धोखा देकर यहाँ से चला जाए। अब बता मैं क्या करूँ? मैं बिल्कुल दिनेश के साथ एक दिन नहीं रहूँगी। आज शाम को दिनेश आएगा तो मैं उसे सब बता दूँगी और उससे मैं अलग हो जाऊँगी। काजल कहती है, नहीं प्रियांशी, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। इतने सरल तरीके से तू दिनेश को छोड़ देगी? और दिनेश ने जो अपने माता पिता के साथ किया, जो तेरे साथ झूठ बोला है, अब तेरा 2-2.5 साल का लड़का है, तू कहाँ जाएगी छोड़ के? दिनेश को सज़ा देनी है। जो मैं बताती हूँ वही तू करती जा। काजल ने उसे समझाया। प्रियांशी अपने घर आ जाती है और घर आते ही मिलने जाती है उन लोगों से, अपने सास ससुर के। जाकर उन लोगों के पैर पड़ती है और कहती है कि आप लोगों को कोई तकलीफ़ तो नहीं है मेरे घर पे? तभी दिनेश के माता पिता कहते हैं, नहीं बेटा, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। फिर प्रियांशी किसी को बुलवा कर तुरंत ही अपने घर में डबल बेड रखा रहता है जो वो अपने सास ससुर के फ्लैट में भेज देती है। रात को जब दिनेश आता है तो देखता है कि हमारे घर में जो डबल बेड था वो जगह खाली पड़ी है। पूछता है, प्रियांशी डबल बेड का तूने क्या किया? प्रियांशी कहती है, डबल बेड में कीड़े लग गए थे, नीचे गिर रहे थे, काफ़ी दिनों से मैं निकालने को सोच रही थी, लेकिन आज मैंने डबल बेड भंगार में दे दिया। दिनेश कुछ समझ नहीं पाता, वहीं पर चटाई डालकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह ऑफिस जाने के लिए प्रियांशी उसे टिफ़िन बनाकर दे रही होती है। तभी दिनेश किचन में आता है और कहता है, प्रियांशी तुम आज इतनी सारी रोटियां क्यों बना रही हो? प्रियांशी कहती है कि मैंने डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ ली है भूख बढ़ाने की, अब मुझे 2-3 बार खाना पड़ेगा, तो मैं एक साथ बना के रख देती हूँ। दिनेश कहता है, कोई बात नहीं, 2 बार खाओ, 4 बार खाओ, अपना भूख बढ़ाओ, ठीक है, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। इस तरह से वो ऑफिस चला जाता है। दिनेश जब शाम को ऑफिस आता है तभी क्या देखता है कि घर पे टीवी की जगह बिल्कुल खाली है। दिनेश पूछता है, प्रियांशी टीवी का क्या हुआ, कहाँ रखवा दिया तुमने? प्रियांशी कहती है कि मैं घर की सफाई कर रही थी, उसी दौरान टीवी नीचे गिरकर फूट गया। अच्छा हुआ कि हमारा मुन्ना वहाँ नहीं खेल रहा था, नहीं उसको चोट लग जाती। आज मैंने पूरा दिन पूरा घर साफ़ किया, कांच फैल गए थे पूरे घर में, मैं सफाई कर कर के परेशान हो गई हूँ। खाने में रोटी बना दी हूँ, अचार के साथ खा लो। इस तरह से दिनेश फिर भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये मेरे घर पे हो क्या रहा है। उसने रोटी निकाला और अचार के साथ खा लिया और वही खाली जगह में जाकर सो गया। इधर दूसरे दिन सुबह फिर से जब दिनेश ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तो प्रियांशी बैगन की सब्ज़ी बना रही थी। दिनेश आकर कहता है कि कल तो मैं रोटी अचार खा के सो गया था, आज तुम मेरे लिए बैगन की सब्ज़ी बना रही हो? तुमको पता है ना प्रियांशी कि मैं बैगन की सब्ज़ी नहीं खाता। प्रियांशी कहने लगी
कि कल मैं इतना थक गई थी कि बाज़ार कोई सब्ज़ी लेने ही नहीं गई, बैगन पड़े थे वही बना रही हूँ, तुम बैगन की सब्ज़ी खा लो और यही टिफ़िन में भी लेकर चले जाओ। दिनेश के जाने के बाद प्रियांशी मटर पनीर की सब्ज़ी बनाती है और बढ़िया पूड़ी बनाती है, सलाद अचार काटती है और टिफ़िन लगाती है और अपने नए फ्लैट में पहुंच जाती है अपने बच्चे को लेकर। वहां जाकर अपने सास ससुर को खाना देती है। वो देखती है कि वहां पर उसके ससुर वही बेड में बैठे हुए टीवी देख रहे थे आराम से, और नीचे बैठी हुई सासू माँ भी कुछ बातें कर रही थी। वो जाकर उन लोगों के पैर छूती है और कहती, लो मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आई हूँ, और ससुर के पास बेड में मुन्ना को बैठा देती है। दिनेश की माँ कहती है कि बेटा तुम हमारे लिए इतना क्यों कर रही हो। तभी प्रियांशी कहती है कि आप लोगों के आने से हमें बहुत खुशी हुई है, हमारे पति को बहुत बड़ा उन्नति हो रही है, इसीलिए तो मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ। आप लोग ज़्यादा मत पूछो, बस खुश रहो। और हाँ, मैंने आपके बेटे का पता लगा लिया है, मैं और मेरी सहेली काजल के पति वकील हैं, उन्होंने सारी जानकारी निकाल ली है। आपका बेटा जो है 1 महीने के लिए विदेश गया हुआ है, मुंबई आया हुआ था, मेरे ही कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन कंपनी के काम से वो बाहर गया है, और जैसे ही वो आएगा मैं आप लोगों से मिलवा दूंगी। आप लोग जल्दी से खाना खा लो, फिर हम लोग मुंबई घूमने चलेंगे, मैं आप लोगों को पूरा मुंबई घुमाऊंगी। प्रियांशी इस तरह से कहकर किसी को कॉल करती है और थोड़े ही टाइम के बाद दरवाजे में धप धप की आवाज़ आती है। प्रियांशी जाकर दरवाज़ा खोलती है कि सामने 2-4 लोग वहाँ पर फ्रिज लेकर खड़े थे। प्रियांशी ने मोबाइल से ऑर्डर किया था नया फ्रिज घर के अंदर आता है और कहती है कि पता है गर्मी बहुत हो रही है, आप लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो रही होगी ना ठंडा पानी पीने के लिए, इसीलिए मैंने ये फ्रिज मंगवा लिया है। अब इस फ्रिज में सब्जी, फल और बहुत सारी चीज़ें हम लोग रखेंगे। इस तरह से फ्रिज का उपयोग बताते हुए उन लोगों को फ्रिज किचन में ले जाकर रखवाती है, और वहाँ पर वो फिर मोबाइल से ही ऑर्डर करके वहाँ पर खाने पीने के लिए सब्जी, दाल, चीनी, जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें किराना का मंगवा कर किचन में भर देती है। प्रियांशी के इतना सब कुछ करते हुए देखकर वो लोग बार बार प्रियांशी का धन्यवाद कर रहे थे। प्रियांशी लोगों को मुंबई घुमाने लेके गई और रात को जब घर में आई तब उसने अपने पति को जाकर फ़ोन कर दिया उनसे साइड में कि देखो मैं आज घर नहीं आ पाई हूँ, मैं अपनी मम्मी के घर आई हूँ, यहाँ पड़ोस में कोई मर गया है, इसीलिए तुम मुझे बार बार फ़ोन मत करना, यहाँ पर रोने पीटने की आवाज़ मच रही है, दुख छाया हुआ है, और आज मैं अपनी माँ के साथ रहूँगी। दिनेश जब घर में आता है तो क्या देखता है कि घर में ना तो फ्रिज पड़ा है, ना कोई चीज़ें हैं, किचन में जाता है तो उसके खाने के लिए भी कुछ नहीं है, बाथरूम में नहाने जाता है तो साबुन नहीं है। दिनेश परेशान हो जाता है। तब वो आकर प्रियांशी को फ़ोन करता है उसके मायके में पता चलता है कि प्रियांशी तो यहाँ सुबह से ही नहीं आई है। दिनेश गुस्से में आकर प्रियांशी को कॉल करता है, प्रियांशी का फ़ोन बंद आता है। दिनेश सोचता है कि प्रियांशी मुझे धोखा दे रही है, अब मैं इसके साथ 1 दिन नहीं रहूँगा, किसी तरह से रात बीत जाए। सुबह होते ही दिनेश कोर्ट जाता है और वहाँ से डाइवोर्स पेपर लेकर आता है। प्रियांशी जब दोपहर में आती है, दिनेश पेपर आगे बढ़ाते हुए कहता है कि प्रियांशी इसमें साइन कर दो, मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट नहीं रह सकता। साइन किया हुआ पेपर लेकर दिनेश कोर्ट की तरफ चल देता है। तभी प्रियांशी काजल को फ़ोन करती है कि काजल, दिनेश ने मुझसे डाइवोर्स पेपर में साइन करवा लिया है। काजल अपने पति को फ़ोन करती है कि दिनेश कोर्ट आ रहा है। काजल का पति दिनेश को कोर्ट के अंदर जाने से बाहर ही रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। दिनेश उसे सारी बात बताता है कि मैं क्यों चलूं, प्रियांशी ने मुझे इस तरह से धोखा दिया है, तुम मिलना नहीं चाहोगे कि प्रियांशी ने किसके लिए तुम्हें धोखा दिया है, तुम चलो मेरे साथ अपने नए फ्लैट में, मैं उससे मिलवाती हूँ। दिनेश कहता है काजल इतनी बड़ी बेवफा निकली कि मेरे ही फ्लैट में लाकर अपने आशिक को रखी है, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। लेकिन काजल के पति के ज़बरदस्ती करने पर दिनेश अपने नए फ्लैट में आ जाता है, और जैसे ही अंदर आता है तो क्या देखता है कि उसका डबल बेड जो गायब हुआ था, उसकी टीवी जो टूटने के बहाने से उसको सुनाई गई थी, उसके घर की कुर्सियाँ, उसके घर का फ्रिज, सब कुछ उसके इस नए फ्लैट में था। और वहीं पर प्रियांशी भी खड़ी थी, बेड पर उसके पिताजी बैठे हुए थे और उसका मुन्ना
पिताजी की गोद में बैठा था, अपने दादा के साथ ही खेल रहा था। नीचे बैठी हुई उसकी माँ टीवी देख रही थी। दिनेश को कुछ समझ में नहीं आया। तभी दिनेश की माँ की नज़र पड़ती है और उसकी माँ उसे पकड़कर गले लगाने लगती, कहती, दिनेश तू तो 1 महीने बाद आने वाला था, फिर ये सब कैसे? दिनेश अभी भी अचंभित था कि ये सब कैसे हुआ, क्या है, ये लोग कब आए? दिनेश कुछ पूछे इससे पहले काजल सारी बातें बताने के लिए अंदर लेके आती है और कहती है कि दिनेश, जो तुमने झूठ बोला था वो सारी बात पकड़ी गई है। तुम अपने माता पिता को इस तरह से धोखा देकर यहाँ आकर बस गए। तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढने आए। सारी बात काजल बताती है और मैंने प्रियांशी से तुम्हें प्रायश्चित करवाने के लिए ये सब कुछ कहा। और देखो, प्रियांशी ने तुम्हारे साथ जो भी किया है सब तुम्हारे माता पिता के लिए किया। तभी दिनेश के माता पिता भी बताते हैं कि हाँ बेटा, कल रात को प्रियांशी मेरे साथ ही थी और 2-3 दिनों से प्रियांशी मेरे साथ ही है। वो हम दोनों को मुंबई घुमा रही थी। इस तरह से दिनेश की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। अब वो प्रियांशी से बार बार क्षमा मांगता है, माफ़ी मांगता है। प्रियांशी ने भी माफ़ कर दिया है और उसके माता पिता ने भी माफ़ कर दिया। अब दिनेश अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रह रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बताइए वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे।